हमारे देश में एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए 4 लेबर कोड्स उनको हम लोगों ने, हमारी सरकार ने लागू किया है। उसके डेट नोटिफाई कर दिए, 21 नवंबर से वो लागू हैं। उनमें हमारे जो मेजर चेंजेस हैं उसके बारे में ही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके साथ साथ हमारे जो जो स्कीम चल रही थी जिसमें नियोक्ताओं को बिना किसी पुराने पेनल्टी या रिकॉर्ड दिखाने के उनको खुद से रजिस्टर करने का एक सुनहरा मौका था, उसमें भी अब बिल्कुल आखिरी चरण में हम लोग आ चुके हैं। 31 दिसंबर तक ही वह स्कीम है। और एमनेस्टी हमारी जो जितने हमारे विवाद थे, कोर्ट में थे, न्यायालयों में थे, उनको भी एमिकेबली सुलझाने के लिए हम लोग, हमारी जो स्कीम चल रही है 1 अक्टूबर से 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, उसके बारे में भी अवेयरनेस आप मीडिया के हमारे सदस्यों से के माध्यम से हमें फैलाने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। सबसे पहले लेबर कोड पे, क्योंकि मैं श्रम मंत्रालय के हमारे जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मेजर चेंजेस आए हैं हमारे ESI एक्ट में, जो अब रिपील हो चुका है और नए कोड लागू हो चुके हैं, उसमें हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है अभी वो चल रहे हैं जब तक कि वो नए रेगुलेशन और रूल्स लागू नहीं होते हैं। पर जो एक्ट में जो चेंजेस हैं वो अब लागू हैं और बहुत ही उसके लिए भी हमारी जो मंत्रालय है वह उसे बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम लोग एक्ट से जो कोड की तरफ जो जाएंगे उसका ट्रांजिशन स्मूथ हो। हमारे जितने नियोजक बंधु हैं उन्हें भी कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, हमारे जो श्रमिक बंधु हैं उन्हें भी कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े। इन सब चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। कुछ जो मेजर चेंजेस ESI एक्ट में आई हैं, सबसे जो बड़ा चेंज है वह यह है कि अब जो ESI है वह सारे देश में लागू होगा और हमारे, लेकिन जो हम कंट्रीब्यूशन लेंगे वो तभी से लेंगे जब से उनको बेनिफिट हम देना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ कि अब सभी, पहले हमारे कुछ डिफाइंड जो इस्टेब्लिशमेंट के क्लास थे वही कवर्ड थे। माइंस हुए, हमारे जो डॉक वर्कर्स हैं वो हमारे कवरेज में नहीं आते थे। हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो अभी तो खैर कोर्ट में स्टे है। तो इसके अलावा जितने भी हमारे अभी क्या है कि सारे इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो हमारे कवरेज में अभी आएंगे और हमारा दायरा भी एक बढ़ेगा, ESI का दायरा बढ़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स होते थे, अभी महिलाओं के लिए भी उनके इन लॉस को भी हम अब डिपेंडेंट के रूप में उनको वो कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे वर्किंग कंडीशंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम पे हमारे श्रमिकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। महिलाओं के लिए बराबर वेज का वो है, फेयर वेजेस का वो है और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी हमारे कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हज़ार्ड एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC जो हमारा कोड है उसमें उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए, हमारे नए लोगों के लिए है। अपॉइंटमेंट लेटर जो है वह एक मैंडेटरी अब वो फीचर होगा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के हमारे जो भी श्रमिकों को इंगेज किया जाता है वो मना करने के लिए अब आ गया है नया कानून। इसके साथ साथ हमारे जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, कई बार आउटसोर्स एजेंसियों से हमें कभी कभी कंप्लेंट मिलती थी कि उन्हें पूरा वेज नहीं मिल रहा है या शोषण हो रहा है। उन चीज़ों को हटाने के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स का भी एक सरकार ने एक नई पहल की है जिसमें नियोजक खुद से मतलब एक फिक्स टर्म के लिए एम्प्लॉय कर पाएंगे और उनको उनके सारे वैधानिक ड्यूज़ और सही जो उनके मिनिमम वेजेस हैं उनको इंश्योर करेंगे। वो आज के टाइम पे मिनिमम वेज के लिए भी हमारे सरकार की तरफ से वो आई है। पहले कुछ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज थी उनमें ही मिनिमम वेजेस का नियम था, अभी उसे भी पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज किया गया है मिनिमम वेजेस को। और इसके साथ साथ और बहुत सारी वो हैं जो हम आपको मतलब लिखित में भी हम आपको अवगत कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिक, हमारे जनरल पब्लिक, हमारे नियोजक तक वह मैसेज पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो पूछ सकते हैं जिससे कि क्लैरिटी और आप लोग को भी मिलेगी और हम उसे बता पाएंगे आपको।
ईएसआई की बात करें जी ईएसआई में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि या तो मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता जी। डॉक्टरों की कमी करके उनको रेफर करने के नाम पे खेल चलता है। देखिए, मैं मतलब इस चीज़ को तो नहीं वो क्या कहूँगा कि मरीज़ों को मतलब ये कोई ऐसा रैकेट जैसा चीज़ तो नहीं है। ये ज़रूर कभी कभी कोई इशू हो जाते होंगे, बट ऐसा वो नहीं है। हमारे सारे नियम जो हैं वो बहुत ही पुख्ता उसमें है, किसी में मतलब वैसा स्कोप नहीं है। और ये हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स और इनके माध्यम से हमारे यहाँ पे जो भी रेफरल सुपर स्पेशलिटी के होते हैं वो नियमों और उसके तहत ही होते हैं। बट अगर कभी आपको लगता है कोई ऐसा स्पेसिफिक वो आ रहा है, आप मुझे इनपुट दीजिए, मैं उसको टेकअप करके चाहे हेडक्वार्टर से या वो उसको सुलझाने की पूरी प्रयास करूँगा। जी, एक्चुअली इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं गुड़गांव को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सब रीजनल ऑफिस हमारे गुड़गांव है। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ उतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। हमारे यहाँ पे केसेस जो है वो 29 या 30 हैं, जिनमें से हमें अभी 7 या 8 के वो मिले हुए हैं। तो हम लोग अभी और टेकअप कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा अभी समय भी था। अभी हम लोग स्प्री में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें क्योंकि उसका टाइम बिल्कुल अंतिम चरण में आ गया है। बट हम लोग उनसे भी जो हमारे जो नियोजक हैं या जिन पे हमारी तरफ से भी केस किया गया है, उनमें भी हम लोग मतलब उनसे संपर्क करके उसको सबसे पहले उन्हें करना क्या होगा कि उनको एक बार हमें देखना पड़ता है कि हाँ किस सेक्शन के तहत उनके ऊपर किया गया था केस या उन्होंने किया था हमारे पर, तो उसके हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं। बट हमारे यहाँ पे कम है, हमारे यहाँ पे 29 के करीब केसेस ही थे जिनको हम मतलब इसमें ले सकते हैं। तो उसमें से 6 से 7 हमारे मुझे लगता है कि हमें एप्लीकेशन मिले हैं एमनेस्टी में रिजॉल्व करने के लिए। बाकियों से हम लोग कांटेक्ट खुद भी कर रहे हैं। तो क्योंकि सितंबर 2026 तक का समय है, हम लोग उसको पूरी तरह से स्टडी करके अगर आवश्यकता हो तो उनका वो ख़त्म करते हुए उतने का हमारा टारगेट अभी है कि हम उनको तो ख़त्म करें। स्प्री में मैं आपको जो डेटा बताऊं तो 1 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2025 तक में हमारे पास करीब 1000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में हम एक्चुअली हमारा सब रीजन है, तो ये पश्चिमी हरियाणा आप कह सकते हैं, गुड़गांव और ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह इनको लेते हुए। तो हाँ, एम्प्लॉई हमारे पास करीब 4.5 लाख के करीब 4.65 एग्जैक्ट फिगर है, 4.65 लाख एम्प्लॉयज़ नए जुड़े हैं इस अवधि के दौरान हमारे स्प्री के उसमें। अभी हमारे पास कंपनीज जो फंक्शनिंग कंपनीज हैं वो हमारी करीब 13,000 कंपनियां हैं इस रीजन में। हाँ, इंक्लूडिंग 13,000 हैं। हाँ, जो कंट्रीब्यूटिंग है, अदरवाइज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट जो कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयर्स हैं वो 13,000 के करीब है। और हमारी जो वर्कर्स हैं वो 14 लाख के करीब है। तो इनके लिए कुछ वो बढ़ाने की भी जरूरत है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह बढ़ा रहे हों? हाँ, हॉस्पिटल के लिए मैं यही कहूँगा कि मानेसर में हमारा एक मेडिकल कॉलेज और उसके बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बट क्योंकि वो मुख्यालय के स्तर से हो रहा है तो उसमें मतलब मुझे ज़्यादा कहने का वो नहीं है अभी। एक बार उनके हाँ, बावल में भी हमारा एक 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलमोस्ट मतलब 85% कंप्लीशन हो चुका है। बावल में हमारा हॉस्पिटल का 50 बेडेड प्लस ट्रॉमा सेंटर भी है वहाँ 30 बेडेड। तो उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 85% हो गया है, वो राज्य सरकार को ही हैंडओवर होगा। और उम्मीद है आने वाले कुछ समय 3-4 महीनों में वो हम लोग मतलब उसका इनॉग्रेशन भी शायद करेंगे। फीमेल एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल बोनस मेडिकल बोनस एक्चुअली हमारे यहाँ पे वो होता है कि जब डिलीवरी के टाइम अगर उनको कोई सर्विस हमसे न मिल पाए, वो किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे आसपास में 10-15 किलोमीटर तक में मतलब जो फेयरली रीच किया जा सकता है, वहाँ तक में अगर कोई हमारी डिलीवरी और उसकी सर्विस ना हो तो 7,500 रुपये हमारा मतलब मेडिकल बोनस का एक वो है, जिसको हम लोग मेडिकल बोनस तो वैसे कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस हम बोलते हैं उसे। तो वो देने का अभी भी हमारा वो है, उसमें नियम है। 7,500 उनको बोनस है। इसके साथ साथ बाकी मेडिकल मैटरनिटी बेनिफिट तो उनके 26 सप्ताह का है ही है। हाँ, देखिए हमारे पास करीब अगर आप फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें हमारे पूरे वर्कफोर्स में, तो करीब 30% के अराउंड हमारा फीमेल वर्कफोर्स है अभी भी।
तो उनमें उनको वो मिलेगा, ये चीज़ उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर वो चाहें, उसमें भी एक्चुअली ऑप्शन यही है कि अगर वो चाहेंगी तो वो अपने इन लॉज को कर सकती हैं, अदरवाइज़ वो अपने मतलब कि खुद के पेरेंट्स को करें। हाँ, वो दोनों ऑप्शन उनके पास है। तो दोनों ही ले सकते हैं या वन ऑप्शनल रहेगा? नहीं, वन अभी ऑप्शन है, आप एक उसको। तो जो नए कानून लागू हो रहे हैं जी, इससे जो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट है हाँ। ये कैसे कम होंगे? क्योंकि आज की डेट में लेबर कोर्ट में सभी जो है लगातार डिस्प्यूट चलते रहते हैं और पेंडिंग ही रहते हैं। नहीं देखिए, एक्चुअली डिस्प्यूट रिड्रेसल का जो मैकेनिज़्म है, ये तो ऐसे आता है आपके OSH एंड WC कोड में आता है, बट उसमें जो डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज़्म है उसको उन्होंने और स्ट्रेंथन किया है। जो ट्राइपार्टाइट एक वो होती है कि भाई यूनियन होंगे, वर्कर्स होंगे और एम्प्लॉयर होंगे, तो उन सब चीज़ों को अभी भी जो हमारे एग्जिस्टिंग उसमें था उसको स्ट्रेंथन किया गया है, जिससे कि डिस्प्यूट कम से कम हो। हमारे क्या कहते हैं, यूनियन की एक्टिविटीज़ को भी एक रेगुलेट किया गया है। और इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ देखेंगे कि कोड में जितने भी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आई हैं। बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स थे वो कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी अपने यहाँ पे कर रखे हैं। तो उन सब की अच्छी चीज़ों को लेते हुए एक सेंट्रलाइज रेगुलेशन ये तैयार किया गया है। तो उम्मीद है हम लोग इसमें और जो इसमें रिड्यूस ही होंगे हमारे ये सारी चीज़ें। PSI में इलाज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पहले जो एम्प्लॉय है उसको जाके लोकल डिस्पेंसरी से ही अपनी पर्ची बनवानी पड़ती है, फिर उसको OPD में हॉस्पिटल में लिया जाता है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा। एक्चुअली इसमें इशू ये है कि वो उनके फ़ायदे के लिए ये की जाती है, क्योंकि अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर किसी का हॉस्पिटल के पास में है या वो हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहता है, मना नहीं किया जाता है। पहले 7 दिन का उसको दवा वहाँ से मिलता भी है हॉस्पिटल से। लेकिन ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी का फ़र्क एक होता है कि पेरेंट डिस्पेंसरी उसकी जो है ना, उनको दवा वहाँ से मिले। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप हमसे वो करा के जाओ। और कई बार होता क्या है कि अब वो पेशेंट चाहता है कि भाई 7 दिन के बाद भी हमें यहीं से मिल जाए दवा, या हमारा डिस्पेंसरी दूर है, उसमें कुछ इश्यू आते हैं। बट जनरली आप OPD में वो जा सकता है, दिखा सकता है, और 7 दिन की दवा का भी कोई इशू उसमें नहीं है। उसके बाद उसे ये कहते हैं कि भाई अब आप डिस्पेंसरी में आप अपने दे दो, तो वहाँ से आपकी दवाएँ होती हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम उस तरह से बना हुआ है। सर, कंपनियों से तो हम लगातार जागरूक अभियान हमने चलाया है। जी। जो कर्मचारी हैं, जी। मजदूर हैं, जी। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अवेयरनेस की कमी होती है क्या उसको लेकर? हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कई जो हमारे अवेयरनेस कैंप है वो हमने मतलब खुद से जाके, उसमें नुक्कड़ नाटक टाइप भी है, ये सब हमने अपने ऑफिस से करवाया है। हमने अभी JBM कंपनी थी इधर सेक्टर 37 में, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये इसी साल में वो कराया था। इसके साथ साथ हमने एक और GIA के परिसर में भी कर्मचारियों को बुला के वहाँ पर भी हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था। तो हम बीच बीच में ये कर ही रहे हैं। और हमारे यहाँ कार्यालय में भी जब हमारी सुविधा समागम या ये होती है, हर महीने में एक सेकेंड जो हमारा वेंसडे है, उस दिन हमारे यहाँ सुविधा समागम होती है, जहाँ पे हम उनके जो समस्याएं हैं उनको मैं खुद बैठता हूँ और उनके 1 to 1 उनसे बात करता हूँ, भाई आप बताओ क्या इशू है। तो उसमें भी कम से कम 40-50 वर्कर आते ही हैं, तो हम उनका सुविधा उसका भी समाधान करते हैं और साथ साथ उनमें अवेयरनेस भी करते हैं। तो इसके तरह से हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग फ्रीक्वेंटली वो कर रहे हैं। अब हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, वो भी फील्ड में जब भी जाते हैं, वो हॉस्पिटल जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर भी जाते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट के उसके लिए वहाँ पर भी वो अपना वो एक दे के ही आते हैं पर्चे, और वो कि भाई अवेयरनेस थोड़ी इसमें रहे। एक सेफ्टी की बात हो रही है जी। कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी का बिल्कुल अवॉइड किया जाता है जी। यहाँ के लिए आप किस तरह से करेंगे? अभी हाल ही में एक महिला की भी छत से हाँ, इसमें मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा। एक्चुअली ESI के एंगल से हम लोग अभी भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी हम इसलिए चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया हुआ है ESI के लिए ही खासकर, कि भाई हम लोग जब BOC वर्कर वाले उसमें हम सेस दे रहे हैं तो हम ESI के उसमें कैसे हुआ है। तो इसकी वजह से अभी स्टे होने की वजह से ये मामला मतलब प्रिजुडिस्ड है। तो इसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर का अभी भी उसमें है, जब तक हमारे यहाँ से कुछ क्लैरिफिकेशन ना आए। तो इसलिए हम लोग क्योंकि अभी भी वो कंस्ट्रक्शन उनका हम कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं ले रहे थे अभी तक एक्ट में। हम उनसे नए उसका कोई मतलब जो साइट वर्कर्स हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे हैं, और इसलिए हम उनको बेनिफिट भी अभी नहीं दे रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारा स्टे है कि BOC वर्कर के कवरेज को अभी आप मतलब होल्ड पे रखो, अभी उनका नहीं वो करना है।
तो इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले में थोड़ा सा अभी प्रिजुडिस चीज़ है, तो इसलिए हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। ये फ्री हेल्थ एनुअल चेकअप में क्या हाँ। पैमाना बनाया है इसमें कि देखिए अभी तो हमारे उसमें 40 प्लस के लिए है ही है कि उनका एक मैंडेटरी वो जहाँ भी हमारे हॉस्पिटल्स में और इसमें है। ईएसआई में हम लोग पहले से भी ये कर रहे थे, ये अब तो खैर उन्होंने अब उसमें ले लिया है, OSH एंड WC में ले लिया है, तो अब वो चीज़ तो उन्होंने उसमें ले ही लिया है कि भाई हर साल में एक बार तो उनका मैंडेटरी होना ही है ये चेकअप। इसके साथ साथ जो आप महिलाओं का भी कह रहे थे, उसमें एक क्रैच फैसिलिटी भी अब हो गई है कि एक क्रैच फैसिलिटी 50 जहाँ भी 50 या उससे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं उसमें एटलीस्ट एक क्रैच फैसिलिटी ज़रूरी है। तो इसमें हेल्थ चेकअप में क्या क्या टेस्ट होने हैं? हेल्थ चेकअप में एक पूरी लिस्ट है हमारी, जो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, BP होगा, शुगर का होगा, तो वो एक लिस्ट है हमारी, उसमें जो भी लिखे हुए हैं वो सारे टेस्ट होंगे। नंबर की बात करूँ तो कितने टेस्ट होंगे? नंबर एग्जैक्टली अब मैं बोलूँ क्योंकि वो लिस्ट में है ना वो चीज़। इसमें बस हाँ। ये फैक्ट्री लेवल पे ही लगेंगे या फिर ESI हॉस्पिटल में ही लगेंगे? कहाँ पे? हेल्थ चेकअप कैंप जो लगेंगे हाँ। हॉस्पिटल में ही लगाए जाएंगे, डिस्पेंसरी लेवल पे लगेंगे या फैक्ट्रियों में ही लगाएंगे? नहीं, दोनों चीज़ें होंगी उसमें हमारे यहाँ तो ऑलरेडी अभी हो ही रहे हैं चेकअप, हम अभी भी उसका वो करते ही हैं, हमारे उसमें है ही है। उसके अलावा जो होंगे जो कंपनियों में, तो हम कंपनियों में अभी भी हम लगाते हैं हेल्थ कैंप, अभी भी हम हेल्थ कैंप लगाते हैं, जो बेसिक चेक्स हैं वो हम कर ही रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन।